सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? कैसे हो आप लोग? सो आई होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज आपकी मोस्ट अवेटेड वीडियो दैट इज वीडियो ऑन रेंज आपको मिलने वाली है। मिल थोड़े दिन पहले जाना चाहिए था बट ड्यू टू सम टाइम इश्यूज हम थोड़े लेट हो गए। थोड़े नहीं, काफ़ी लेट हो गए। चलो, कोई बात नहीं। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? तो रात के बज रहे हैं 2 और हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो ऑन रेंज। ठीक है? तो रेंज होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानें कि रेंज होता क्या है। व्हाट इज रेंज? रेंज इज, लेट्स से वी आर हैविंग अ फंक्शन y इज इक्वल टू f of x, राइट? सो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x विच वी कैन पुट इन y इज इक्वल टू एफ एक्स, वो क्या होती थी? डोमेन होती थी। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ये क्या होती थी? इसी को हम क्या कहते थे? इसी को हम कहते थे डोमेन कहते थे। यस। तो इन ऑल पॉसिबल वैल्यूज के डालने पर, यानी इन पॉसिबल एक्स की वैल्यूज को डालने पर जो हमारी वाई की वैल्यू ऑब्टेन हो सकती है, यानी ऑल पॉसिबल ऑब्टेनेबल वैल्यूज ऑफ वाई which can be obtained after putting the domain, that is known as range। ठीक है? तो हम आओ रेंज समझ लेते हैं कि रेंज क्या होता है। ये वैल्यूज ऑफ वाई, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है? all possible values of y obtained upon putting domain, मतलब डोमेन के पुट करने पर y की क्या क्या वैल्यूज आ पाई हैं उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हमारा रेंज। इस सेट को हम रेंज कहते हैं। ठीक है? वैसे इसको भी, जैसे हम डोमेन को सेट में रिप्रेजेंट करते थे, वैसे हम रेंज को भी एक सेट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफिकली। ग्राफिकली क्या होता है? सो ग्राफिकली, व्हाट इज रेंज? Range is projection of graph on y एक्सिस। हमने रेंज में क्या पढ़ा? हमने डोमेन में क्या पढ़ा था? प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस को हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको। जैसे लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है, कुछ कुछ इस तरह का। ठीक है? ये हमारा ग्राफ है। ठीक। और ये वैल्यू, ये वैल्यू लेट्स से ए है, और ये वैल्यू लेट्स से बी है। ये यहाँ पे भी क्लोज्ड है और यहाँ पे भी क्लोज्ड है। ठीक है? तो अब अगर मुझसे कोई रेंज पूछे इस फंक्शन लेट्स से एफ ऑफ एक्स का, तो रेंज क्या हो जाएगी एफ ऑफ एक्स की? क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी प्रोजेक्शन ऑफ दिस ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, राइट? तो इस पे प्रोजेक्शन कितना है? ए से लेकर के बी तक का है, तो हम बोलेंगे ए टू बी इज आर प्रोजेक्शन। तो इससे क्या समझ में आया हमें? टू ऑल द फंक्शंस ऑफ हुज ग्राफ वी आर नोइंग, जिन जिन फंक्शंस के ग्राफ हम जानते हैं उनकी रेंज तो हम ऐसे लिख देंगे चुटकियों बजा के। कैसे? ग्राफ देख करके। ठीक है? यहाँ तक आई होप से क्लियर होगा। ठीक है? तो ग्राफिकली क्या होता है रेंज, वो हमने समझ लिया। रेंज की डेफिनेशन क्या होती है, रेंज होता क्या है, और ग्राफ से उसकी क्या डेफिनेशन होती है, दोनों चीज़ हमने समझ ली। ठीक है? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं, कुछ जान लेते हैं रेंज ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस लिख के आया हूँ जिनकी रेंज तो आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि दिस विल हेल्प इन एंटायर रेंज कैलकुलेशन। अब मैं रेंज कैलकुलेशन के मेथड्स बता रहा हूँ, उसके लिए प्री रिक्विजिट हैं ये सारी स्टैंडर्ड फंक्शंस की रेंज, क्योंकि अगर ये नहीं पता होंगी तो आप वो मेथड कैलकुलेशन लगा नहीं पाओगे। ठीक है? तो कुछ लिख के ले आया हूँ, इन्हीं को आपको लिखवा देता हूँ और आप लोग ध्यान से इन्हें लिखते जाओ। चलो, मैं एक तरफ ये पूरा लिख देता हूँ, इसके बाद इधर लिखते जाता हूँ। ठीक है? पहला है
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। देखो, पहला अगर मैं कहूँ लॉग, आप अपने मन में सोचते जाओ, या फिर एल एन एक्स हो तो उसके लिए क्या होगा। अगर मैं कहूँ कि साइन एक्स है, या फिर कॉस एक्स है, या फिर मैं कहूँ कि टैन एक्स है, या कॉट एक्स है, या फिर मैं कहूँ कॉसेक एक्स है, या क्या सेक एक्स है, या फिर मैं कहूँ इनवर्स फंक्शंस के जितने भी हैं, इनवर्स फंक्शन की भी याद होनी चाहिए आपको, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, राइट। और अगर मैं कहूँ कॉट इनवर्स एक्स, एट्थ इज टैन इनवर्स एक्स, नाइन्थ इज कॉसेक इनवर्स एक्स। इन सब के याद करते जाओ और साइड में लिखते जाओ अपने से, फिर मैच करा लेना, मैं करवाऊंगा तो ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, कहाँ गया वो, यस 11th है। 8 स्टैंडर्ड फंक्शंस मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, एक्स रिस्ट पावर 1/2n+1, मतलब एक्स रिस्ट पावर 1/क्यूब टाइप समथिंग, ठीक है। बन रखे देख लो, मतलब क्यूब रूट ऑफ एक्स टाइप समथिंग, ठीक है। हम्म, और 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 भी देख लो। और जैसे कि 12th है एक, ये इम्पोर्टेंट, 1/x⁻²m+1, ठीक है। फिर ये इम्पोर्टेंट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 14, ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन एक्स। और आप देख लो, एक आता है सिंगनम फंक्शन ऑफ एक्स, 16th आता है, बस इतने ही करते हैं, ठीक है। 15, ये 15 काफी स्टैंडर्ड है, इनको याद होना चाहिए आपको, ठीक है। देखो, सबसे पहले सबका ग्राफ याद करें, क्योंकि मैंने आपको ग्राफ से बता दिया कि होता क्या है ना। तो ग्राफ की हेल्प से अब हम आप अपने आप दिमाग में ग्राफ को इमेजिन करो और आंसर बताओ, इमेजिन करो आंसर बताओ, इमेजिन करो आंसर बताओ। देखो, लॉग एक्स याद करो, ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के नीचे और प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ आता है, ठीक है। मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ फिर से, बहुत टाइम, वीडियो लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स का -1 से 1 सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। tan एक्स कॉट एक्स का और सबको पता है, आर ही होता है। कॉसेक एक्स सेक एक्स का, अब इसका बताओ। ग्राफ है याद है, कॉसेक एक्स सेक एक्स का, बस ये ऐसे होता है, वो उल्टा चला जाता है, यानी कि या तो आप ऐसे कर लो कि r-1 to 1, या तो ये कर सकते हो, और यू कैन राइट -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये भी लिख सकते हो। साइन इनवर्स एक्स का सबको याद होगा, क्या होता है, -π/2 से π/2, ये होता है ना, 1 से 1 रेंज होता है, -π/2 से π/2, क्लोज ब्रैकेट। कॉस इनवर्स एक्स में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, क्या हो जाता है, 0 से पाई हो जाता है। ग्राफ याद करो, ग्राफ याद करो कैसे होता है, याद है, ऐसे करके, वो ऐसे ऊपर से ऐसे आता है, याद है, ऊपर से ऐसे आके नीचे ऐसे बैठता है, तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन याद करो। कॉट इनवर्स एक्स का याद करो, क्या होता है, ऊपर में ही रहता है, तो ये हमारे ना तो 0 को टच करता है ना तो पाई को, तो 0 to π। ये ना तो π/2 को टच करता है। ग्राफ सबका याद है तो आपको ये सारी चीजें याद होंगी, नहीं याद है तो ग्राफ याद करो, क्योंकि उसके बिना काम ना होए, ठीक है। कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का बताओ, बताओ। ये 0 से जाता है π/2 की तरफ, और 1 की तरफ, सॉरी, और ये इधर जाता है -1 की तरफ, मतलब कि ये हर जगह चला जाएगा, 1 नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो -1 से 1, -π/2 से π/2, सॉरी, मैं नीचे का सोचने लगा था, ठीक है। और ये हो जाएगा, इसको आप कह सकते हो, ये पाई को भी टच करता है और 0 को भी, तो 0 to π तो ये होगा, हाँ सॉरी, पर ये π/2 पर नहीं टच करेगा। क्या सही लिख रहा हूँ क्या मैं, बताना, थोड़ा सही लिख रहा हूँ क्या मैं। अच्छा हाँ, ये इन दोनों को टच करता है, 0 पे नहीं टच करता, सॉरी, यस, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ग्राफ याद करो, देखो मैंने जैसे गलती करी वैसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, याद करो। 0 पर ऐसे जाता है, 0 पर, ये π/2 पर होता है, ठीक है, ये वाला तो सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसकी बात करो तो x/1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ एक्स कैसे होता है,
याद करो, नीचे से ऐसे होता हुआ आता है फंक्शन, ऐसे ऊपर तक, मतलब सब कुछ वैल्यूज, सारी वैल्यूज आर में आती हैं ये। यहाँ देखो सबसे बड़ी दिक्कत है, आर तो ये हो जाएगी पर यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता। ये वैल्यू कुछ ऐसे आती है और ऐसे, ये वाला ऐसे आता है, ये ऐसे आते हुए ऐसे हो जाता है, ये इसका है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये कहाँ तक होता है? ये जीरो से लेकर के वन तक होता है, जीरो पर क्लोज होता है, वन पर ओपन होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सिर्फ इंटीजर्स के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स में याद करो क्या क्या हो सकता है। ये डिस्क्रीट ब्रैकेट मतलब कि वट एवर रिटन इनसाइड द ब्रैकेट दैट इज ओनली इंक्लूडेड इन द सेट, ठीक है। तो डिस्क्रीट ब्रैकेट में क्या -1 आता है, इसकी वैल्यू जीरो आता है और वन आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे ग्राफ्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ऐसे टिप पे होने चाहिए आपके, ठीक है। अगर ये हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर इतनी ज़रूरत है मुझे, इतनी मुझे चाहिए आपकी साइड से, ठीक है। कितना आता है? तो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट मेथड ऑफ रेंज कैलकुलेशन, दैट इज हमारा सबसे प्यारा बेसिक मैनिपुलेशन। अरे यार, चलो बेसिक मैनिपुलेशन पे चलते हैं। मेथड वन, मेथड वन, दैट इज बेसिक मैनिपुलेशंस। क्या होते हैं बेसिक मैनिपुलेशंस, मतलब कौन कौन से ऐसे बेसिक मैनिपुलेशंस हैं? ये सिंपल फंक्शंस के लिए होता है जहाँ पर एक्स एक ही जगह हो, या फिर कई फंक्शंस में दो जगह होता है, हम एक जगह बना लेते हैं, है ना, उस तरह के फंक्शंस के लिए होता है। अभी क्वेश्चंस आएंगे, सबको समझ में आएगा, टेंशन मत लो, रिलैक्स, सबको समझ में आएगा। ये किस तरह के क्वेश्चंस के लिए होता है समझना। जैसे कि मैं कहूँ, एक स्टेटमेंट में कहूँ कि लेट्स से कोई कोई एक इंटीजर ले लेता हूँ, कोई क्वेश्चन डायरेक्ट ले लूँ, या चलो ठीक है ऐसे ही छोड़ो। हाँ चलो, मैं जैसे एक एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, मैं आपके सामने एक एक्स ले लेता हूँ, एक्स, ठीक है। लेट्स ये x बिलोंग्स टू, ये x बिलोंग्स टू मतलब x की रेंज ही बता रहा है ये, ठीक है। x बिलोंग्स टू मतलब x कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है। लेट्स ये हमारा अल्फा से लेकर के बीटा तक के बीच में लाइक कर रहा है। तो अब हम इस पे डिफरेंट डिफरेंट मैनिपुलेशंस लगाएंगे और आपको इसकी वैल्यू पता करने को पूछेंगे, ठीक है। क्या है डिफरेंट मैनिपुलेशंस, देखो देखो। पहला है, पहला है कि अगर इस x पे, अगर हमने लेट्स से कुछ प्लस ऐड किया या कुछ सब्ट्रैक्ट किया किसी कांस्टेंट का, तो ये जो नया फंक्शंस बना है इसकी रेंज क्या होगी? तो ध्यान से देखो, लोअर लिमिट में भी के ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉमा अपर लिमिट में भी के ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब कि अगर कोई कांस्टेंट को हम लोग ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे रेंज किसी एक फंक्शन से, तो वो उसकी रेंज के अपर लिमिट और लोअर लिमिट में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं करेगा वो, ठीक है। तो इतनी सी बात है इसमें, इतनी सी बात है, राइट। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इजी है, ठीक है। इसके अलावा चलो एक ये हो गया, सॉरी सॉरी, चलो दूसरा करते हैं एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अगर मान लो मैंने किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स को, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, एक्स नहीं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। के से मल्टीप्लाई किया एक्स को, तो अब ये कहाँ बिलोंग करेगा? ये कहाँ बिलोंग करेगा? तो ये अच्छी चीज है, ये इसमें थोड़ा सा गेम है। देखो ये दो जगह बिलोंग कर सकता है, ठीक है। खैर ये आपको पता होगा, आई होप सो। या तो अगर ये सेम टू सेम के अल्फा से लेकर के बीटा तक भी बिलोंग कर सकता है, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट में मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। या तो ये भी हो सकता है कि फ्लिप कर जाए, कि बीटा यहाँ आ जाए और के अल्फा यहाँ आ जाए। अच्छा, दोनों की अपनी अपनी कंडीशंस है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐਵੇਂ ही हो जा रहा है। इसकी कंडीशन क्या है? व्हेन के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और ये कंडीशन कहाँ पे? व्हेन के इज लेस देन जीरो। ये दो कंडीशंस है, समझना बहुत जरूरी है। आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा, इनइक्वालिटी में मैंने खुद ने पढ़ाया होगा कि whenever we multiply a negative number on both side of inequality the sign flips, the sign flips। वही सेम चीज यहाँ हो रही है, अगर आप ध्यान से समझो। तो ये क्या है? ये x बिलोंग्स टू क्या है? बीटा टू अल्फा। अगर मैंने k ऐसा मल्टीप्लाई किया जो ग्रेटर देन जीरो है, तो ये अभी भी वैसा ही रहेगा। और अगर मैंने k ऐसा मल्टीप्लाई किया जो लेस देन जीरो है डियर स्टूडेंट्स, तो
इनइक्वालिटी फ्लिप कर जाएगी। देखो पूरी इनइक्वालिटी ऐसे फ्लिप कर दी है, मैं लिख वैसे ही रहा हूँ पर इनइक्वालिटी फ्लिप कर गई है। तो इतनी सी बात है ना, ये इतनी सी बात है। आई होप सो ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। ये था साइड में लिखा हुआ, ठीक है, इससे समझ लेना। तो ये हमारा एक और बेसिक मैनिपुलेशन हो गया कि एक्स पर अगर बेसिक मैनिपुलेशन किया तो क्या हो सकता है। अब तीसरा बेसिक मैनिपुलेशन पे चलते हैं, तीसरे का। तीसरा और खतरनाक है। तीसरा कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लिकेशन की बजाय सोचो 1/x कर दिया, 1/x कर दिया, तो क्या होगा। तो क्या होगा अगर मैंने 1/x कर दिया, तो क्या होगा। तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना लेते हैं। देखो, दिस बिलोंग्स टू, ठीक है, देखो, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ, देखो, अगर मैं कह रहा हूँ एक्स की रेंज लेट से मैं मान लूँ 2 से 1 के बीच में, ठीक है, ठीक है, मान लो मैंने ये कहा, या फिर आप एक बार माइनस करके देख लो, ठीक है, -11 अगर कर दूं, इसको -2 कर दूं, ठीक है। देखो, देखो आराम से समझना। इधर मैं कर क्या रहा था, एक्चुअली मेरे को एक केस याद नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ इसको डिराइव कर रहा था। तो वैसे आपको भी सिखा दूंगा अभी कि कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं जस्ट डिराइव कर रहा था। देखो, अगर 1/x है और लेट्स से दैट अल्फा डॉट बीटा बोथ आर ग्रेटर देन जीरो, मतलब अल्फा डॉट बीटा मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या होता है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अल्फा और बीटा का सेम साइन है, मतलब अल्फा और बीटा और सेम साइन, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है। अगर ये केस है तो ये जस्ट फ्लिप कर जाता है, मतलब 1/बीटा यहाँ आ जाता है और 1/अल्फा यहाँ आ जाता है। अभी समझा रहा हूँ कैसे, कैसे समझा रहा हूँ, देखो, इधर समझो। लेट्स से मैं आपको कहूँ कि x इज लेस देन 2 एंड लेस देन 1, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि 1/x की बात करो, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये 1/2 बन जाएगा, और ये चीज़ क्या 1/1 ही बनेगा। तो अब आप देखो कि 1/2 छोटा है और 1 बड़ा है, तो एक नंबर 1 से बड़ा होकर 1/2 से छोटा कैसे हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। फिर से सुनो, कोई एक नंबर 1/2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, क्या ये पॉसिबल है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये इनइक्वालिटी फ्लिप करके ये 1 यहाँ आ जा रहा है और ये 1, आप टेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं कहूँ दोनों नेगेटिव है, देखो ये मैं -2 और ये -4 है, अगर मैंने 1/x किया तो ये 1/x हो जाएगा। अब बताओ ये चीज़ क्या -1/2 हो जाएगी और ये चीज़ क्या -1/4 हो जाएगी। -1/4 मतलब -0.25 और -1/2 मतलब -0.5। 0.25 बड़ा है, यानी कि कोई नंबर इससे बड़ा होकर इससे छोटा कैसे हो सकता है भाई। नेगेटिव नंबर में जिसका मैग्नीट्यूड छोटा वो ज़्यादा बड़ा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, जिसका नेगेटिव मैग्नीट्यूड ज़्यादा वो मैग्नीट्यूड में छोटा होगा, है कि नहीं। -5 और -2 को देखो, 2 का मैग्नीट्यूड कम है पर वैल्यू -2 की -5 से बड़ी है। तो इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा, ये फ्लिप हो जाएगा अगेन। तो क्या -1/2 यहाँ आ जाएगा, -1/4 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली अब देखो दोनों केसेस यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, तो यस ये सही है, ये सही है हमारा। अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ, ध्यान से सुनना, कि अल्फा डॉट बीटा ये लेस देन जीरो है, मतलब एक कोई नेगेटिव है, एक कोई पॉजिटिव है तो एक कोई नेगेटिव है, एक कोई पॉजिटिव है एक कोई नेगेटिव है। और लेट्स से मैं मान लूँ एंड मैं एक और चीज़ मान लूँ कि एक और इधर रफ कैलकुलेशन है कि अल्फा लेस देन जीरो है, ठीक है, दोनों चीज़ मान लियो कि अल्फा लेस देन जीरो है तो बीटा ग्रेटर देन जीरो है ना। तो खुद देखो, खुद देखो, कोई एक नंबर एक्स है, देखना ध्यान से, कोई एक नंबर एक्स है जो कि एक नंबर 2 से बड़ा है और एक नंबर -1 से छोटा है, ठीक है, -1 से छोटा है, मतलब -1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर मैं 1/x निकालूंगा, मैं 1/x निकालूंगा, तो क्या होगी मेरी मैक्सिमम वैल्यू, ये बता दो मुझे, मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे यस सर, इनइक्वालिटी फ्लिप कर जाएगी, सर ये 2 यहाँ आ जाएगा, सर ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, ये -1 यहाँ आ जाएगा। अरे सर ये तो नहीं हुआ यहाँ पे, मैंने तो ऐसा सोचा था सर। बिल्कुल आपने सोचा था, मैंने भी सोचा था, बिल्कुल, पर ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, फिर आप कहोगे सर कुछ तो तिकड़म है, कर लेंगे।
सोचो और सोचो। सोच सोच के जब थक जाना तो वीडियो ओपन करना और समझना कि एक्चुअली में -1 से 2 के बीच में एक x इज इक्वल टू 0 भी वैल्यू है। और जब हम 1/x पुट करेंगे ना, ये एक जीरो की तरफ, ऑल तो डिफाइन नहीं होगा यहाँ पे 1/x में जीरो, पर जीरो की तरफ तो जाएगा। तो जब जीरो की नेगेटिव साइड से जाएगा तो 1/x कहाँ चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट को। और जीरो के पॉजिटिव साइड से जाएगा तो 1/x कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट को। यानी यहाँ पर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी आएगी रेंज में। तो क्या होगी सर रेंज, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जो नंबर नेगेटिव है, जैसे अल्फा है तो 1/अल्फा, क्योंकि 1/x की है तो सब कुछ 1 हो जाएगा। ये इंक्लूडिंग यूनियन, जो सबसे बड़ा था 1/बीटा से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये हो गया हमारी रेंज। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ अल्फा डॉट बीटा इज लेस देन जीरो एंड बीटा इज लेस देन जीरो, तो आप क्या कहोगे, सर दिस बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/बीटा, सॉरी, दिस यूनियन 1/बीटा से क्या, इन्फिनिटी। बस इतनी सी बात है। 1/x का भी केस खत्म हो गया, 1/x का भी केस खत्म हो गया। ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझे बताना कि अब अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक्स स्क्वायर की। अगर एक्स अल्फा से बीटा के बीच में लाई कर रहा है तो एक्स स्क्वायर कहाँ लाई करेगा। तो अगेन सर बहुत सारे केसेस बनेंगे, अभी से ही सोच के लग रहा है, बिल्कुल बहुत सारे केस बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे केस बनेंगे। पहला केस मैं बना रहा हूँ कि अल्फा डॉट बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं और अल्फा कॉमा बीटा आर देखो इस तरह से समझो, इसको इसको अलग तरह से लिखवा रहे हैं, ठीक है, इसको अलग तरह से लिखवा रहे हैं। दैट अल्फा कॉमा बीटा, मतलब अल्फा, या फिर ऐसे कर लो, अल्फा एंड बीटा बोथ आर ग्रेटर देन जीरो। अगर दोनों ग्रेटर देन जीरो है और मुझे पता है कि एक्स कहाँ लाई कर रहा है, एक्स तो नहीं भूल गए हो कहाँ लाई कर रहा है, अल्फा से बीटा के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक्स अल्फा से बीटा के बीच में लाई कर रहा है, सॉरी, अगर एक्स अल्फा से बीटा के बीच में लाई कर रहा है, देखो एंड को बीच में ले आए हम, ठीक है। अगर एक्स अल्फा से बीटा के बीच में लाई कर रहा है तो एक बात बताना कि एक्स स्क्वायर कहाँ लाई करेगा। एक्स स्क्वायर हमारा सिंपल सा आंसर है दैट अल्फा स्क्वायर से लेकर के बीटा स्क्वायर में लाई करेगा, सिंपल। दोनों नंबर पॉजिटिव है, दोनों नंबर पॉजिटिव है तो हमें करना क्या है, अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है, देखो ये थोड़ा सा नीचे हो गया लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। जूम आउट जूम इन में ना थोड़ा सा ये पोर्शन नीचे हो गया है, तो इसको ऊपर कर ले ताकि अच्छा लगे। ये सब चीज़ें मेरे को थोड़ा मैटर करती हैं। देखो फिर तो मैं बोर्ड से थोड़ा थोड़ा परेशान हूँ, थोड़ा थोड़ा। चलो आओ, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, देखो जैसे कि मैं कहूँ कि x इज लेस देन 3 ग्रेटर देन 2, एक्स स्क्वायर 9 से लेकर के 4 तक मिलाई करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये केस है। अगर मैं कहूँ कि दोनों नेगेटिव है, मतलब दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो क्या होगा, सोचो। अगर x मैं कहूँ -2 से तो बड़ा है पर -3 से छोटा है, तो अब अगर मैं एक्स स्क्वायर करूंगा तो ये 9 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। तो एक्चुअली ये 4 यहाँ, ये 9 यहाँ, मतलब रिवर्स। अभी कोई लॉजिक नहीं होता है कि इस तरह से पलट जा रहा है, पर एनालॉजी है, समझना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए मैं याद करवाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पलट जाएगा, तो एक्चुअली यहाँ पे बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब है अल्फा अगर ग्रेटर देन जीरो है एंड बीटा अगर लेस देन जीरो, अब क्या, इस केस के लिए क्या सोचो। और अल्फा लेस देन जीरो है एंड बीटा ग्रेटर देन, इसके लिए क्या, चार ही केसेस बनेंगे इसमें, चारों लिख दिया है। अब इसके लिए बताओ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए समझना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि एक लेस देन जीरो एक ग्रेटर देन जीरो, जैसे मैं कहूँ एक एक्स है, वो ग्रेटर देन है 2 और लेस देन है -1। तो फिर से एक चीज देखो कि इन दोनों की, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 सर और ये 4 है, तो क्या ये सही होगा, नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर ऐसे नहीं सही हो पा रहा तो कुछ तो गड़बड़ है सर। गड़बड़ ये है डियर स्टूडेंट्स कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, पर इनके बीच में एक एक्स इक्वल टू जीरो भी आएगा। और कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर की वैल्यू सबसे लीस्ट है, एक्स स्क्वायर के ग्राफ में देखो,
लीस्ट वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पर ही आती है, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर ही सबसे छोटी वैल्यू आएगी, है ना। तो मतलब एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो ही सबसे छोटी वैल्यू होगी हमेशा। तो ये चीज़ तो पता है कि लोअर लिमिट हमेशा जीरो होगी, क्योंकि अगर एक नंबर जीरो से बड़ा है और एक छोटा है, अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो बीच में जीरो तो आ ही रहा होगा, तो मैं उसको स्क्वायर करूंगा तो जीरो ही सबसे मिनिमम होगा, तो मिनिमम तो जीरो होगा, ये तो पता चल गया सर। यस सर। अब बात आई मैक्सिमम की, कि सर मैक्सिमम क्या होगा। तो मैक्सिमम डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में से मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा बड़ा है वो होगा। मतलब कि देखो ये मैक्स फंक्शन है, अगर आपने थोड़ा कोडिंग वोडिंग या फिर इस तरह मैथ्स में भी लिखा जाता है, मैक्स ऑफ मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर, मतलब थोड़ा इसको स्पेशियस करके लिख देता हूँ वरना कंफ्यूजन होगा। थोड़ा सा इसको स्पेशियस कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्या होगा, मैक्सिमम मतलब कौन बड़ा है, किन में से, मॉड ऑफ अल्फा के स्क्वायर कॉमा मॉड ऑफ बीटा के स्क्वायर में से जो बड़ा है वही होगा। मॉड ऑफ अल्फा के स्क्वायर और मॉड ऑफ बीटा के स्क्वायर में से जो बड़ा है वही होगा। देखो यस, इन दोनों में से जो भी बड़ा है वही हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ये एक है, ये दो है, डन। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का भी सारा कच्चा चिट्ठा, हमने एक्स स्क्वायर का भी खोल दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बात समझ लो कि एनालॉजी है, मैं इसको एग्जाम्पल के अलावा और कैसे भी समझा नहीं सकता हूँ। एग्जाम्पल आर द ओनली सोर्स बाय विच आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एज सच उसका प्रूफ मैथमेटिकली नहीं है, ठीक है। अब आगे चलो, अगर मैं बोलूँ कि रूट एक्स कर दूँ तो क्या होगा सर, अगर मैं रूट एक्स कर दूँ तो क्या होगा सर। तो ऐसा होगा, ध्यान से समझना, रूट एक्स में एक ही केस लाई कर सकता है, क्या, कि अल्फा एंड बीटा, अल्फा, क्योंकि रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है खुद बहुत बताओ, रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, रूट एक्स अगर आप देखा है ऐसे होता है, मतलब जीरो से इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि अल्फा एंड बीटा आर ग्रेटर देन जीरो, या फिर हो सकता है अल्फा ग्रेटर देन जीरो कॉमा, नहीं कॉमा नहीं छोड़ो, कॉमा एंड बीटा लेस देन जीरो, और एक हो सकता है कि अल्फा लेस देन जीरो एंड बीटा ग्रेटर देन जीरो। यही तीन केस हो सकते हैं, क्योंकि चौथा केस नहीं हो सकता, यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा बड़ी होगी, है कि नहीं, जीरो से हमेशा बड़ी होगी। तो यहाँ देखो, अगर दोनों पॉजिटिव हैं और अल्फा के बीटा बीटा के बीच में लाई कर रहे थे, तो इधर अल्फा लिख लो, इधर बीटा लिख लो। अगर ऐसा है तो दोनों के बीच में एक जीरो आ रहा होगा, दोनों के बीच में, अगर एक्स लाई कर रहा है बीटा से अल्फा के बीच में, तो दोनों के बीच में एक जीरो आ रहा होगा, और जीरो का रूट जीरो ही होगा। तो इस यहाँ भी एक तो जीरो होगा, यहाँ पे भी एक जीरो होगा। अब बताओ, यहाँ में दोनों में से कौन सा पॉजिटिव है, अल्फा, तो अल्फा होगा। यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव है, बीटा, तो बीटा होगा। अच्छा, रूट ऑफ अल्फा होगा, ठीक है, आई होप से समझ में आ रहा होगा। डन, डन एंड डस्टेड। इतना ही था, इतना ही था इसमें। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, यहाँ तक बेसिक मैनिपुलेशन की थ्योरी में इतना ही था, इतनी बातें थी जो आपको जाननी थी। और ये हमने साइड में, इधर साइड एग्जांपल लेते हुए हमने, आप खुद से भी एग्जांपल लेके समझ सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं अब। कब वैलिड है ये मेथड, जब हम पूरे क्वेश्चन में से वेरिएबल को, हम क्वेश्चन में से वेरिएबल को एक जगह तोड़ सकते हैं, तब वैलिड। कब वैलिड है, जब हमारे पास पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ एक जगह हो, तब तोड़ सकते हैं। जब पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वैल्यू एक जगह हो तब तोड़ सकते हैं, ठीक है। आओ क्वेश्चन करते हैं कुछ। कौन सा क्वेश्चन किया जाए, जैसे क्वेश्चन देखो, पहला, जैसे कि मैं कहूँ कि 4 sin² x -sin x +3, जैसे मैं कहूँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वेरिएबल तो कई जगह है, देखो साइन एक्स वेरिएबल है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमें रेंज निकालनी है इस फंक्शन की, इस पूरे एक्सप्रेशन का रेंज निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, लिख दूं वरना समझ नहीं पाएंगे, रेंज क्या है, रेंज निकालनी है। तो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे हम कहेंगे कि हम इसको एक जगह वेरिएबल को क्या ले आ सकते हैं, आपको यस सर, कैसे, तो कहोगे सर 4 sin² x, 3 4 12 सर, 12 को हम -4, 3 4 12
सही है क्या क्वेश्चन? हाँ। तो -4 + 3 में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 12 ले आना है मुझे, तो मैं देखो परफेक्ट स्क्वायर में तो ब्रेक नहीं हो पाएगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में ही ब्रेक नहीं हो पाएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं ब्रेक हो पाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये क्या लिखा हुआ है, 2 sin x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, माइनस, या फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो भी आप जैसे भी करते हो आप अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था, 2 sin x तो मुझे चाहिए, 2 × sin x तो मुझे चाहिए, है ना, क्योंकि भाई यहाँ 2 sin x है। यहाँ भी जैसे आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो वैसे तो इसे डिवाइड कर दिया, ×1 लिखा हुआ है, तो मैं 1 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा, तो मैं 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा और 3 लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो 2 sin x है, इसका होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू साइन एक्स होता है ना, तो डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा आई गेस, डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा। एक सेकेंड, हाँ यस यस, हाँ यहाँ गलती हो गई, यस यस यस, आप लोग खैर अब तक बता भी दिए होगे कि मुझे क्या चाहिए, 2 sin x चाहिए था ना, मुझे 2 × 2 sin x बनाना था। आप परफेक्ट स्क्वायर तो आपको बनाना आता ही होगा, वो नहीं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 बचा, 2 × 2 sin x/1/4 बचा, तो हमने 1/16 ऐड किया, 1/16 सब्ट्रैक्ट किया, +3 लिखा, इक्वल टू कुछ नहीं लिखा, ये एक्सप्रेशन है हमारा। और 2 sin x का होल स्क्वायर +1/4, यानी इसको क्या मैं 2 sin x -1/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? आपको यस सर, 2 sin x का होल स्क्वायर +1/16 -2 × 2 sin x × 1/4, यस सर। और +3 - 16 को क्या मैं -47/16 लिख सकता हूँ क्या, इस एक्सप्रेशन को? 16 3 48, 47, 16 3 48 और प्लस ये +47/2, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को एक जगह पर रख लिया है ना। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते जाओ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 से लेकर के, हाँ सॉरी 1 से लेकर के 1 तक होती है, ठीक है। अब हमने एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन किया जो कि >0, याद है 2 sin x, तो ये भी 2 होगा, ये भी -2 होगा। अब हमको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हैं तो क्या उससे कोई दिक्कत आएगी क्या, -1/4 कर रहे हैं, कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं, एज इट इज आप दोनों तरफ कर दो। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो प्लीज माफ कर देना, मैं आदत से मजबूर हूँ। -4 sin x और 2 sin x -1/4 लेस देन इक्वल टू 7/4, सही जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अभी कौन सा केस है, याद है कौन सा केस है, ये कौन सा केस है, रुको याद दिलाता हूँ। देखो एक >0 है और एक <0 ये वाला केस है। तो एक्स स्क्वायर में क्या होता है, एक तरफ तो जीरो फिक्स हो जाता है और एक तरफ मैक्सिमम में किसके मॉड का स्क्वायर, थोड़ा तो याद करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो एक तो जीरो फिक्स हो जाएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ 2 sin x -1/4 का होल स्क्वायर करूँ, तो एक चीज तो यहाँ फिक्स हो जाएगी, क्या, जीरो। और इन दोनों में से किसका स्क्वायर ज्यादा होगा, देखो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो 81/16, राइट। अब फाइनली क्या है, फाइनली इस एक्सप्रेशन में 41/16 ऐड किया है, तो फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल हमारा आ जाएगा 2 sin x -1/4 का होल स्क्वायर +47/16 की रेंज अगर मैं पूछूं, तो देखो दोनों तरफ कांस्टेंट को ऐड कर दो 47/16 को, और यहाँ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 47/16 88 128/16, जो भी वैल्यू होगी, फाइनल आंसर हमारा यही सा कुछ होगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप सो आपको समझ में आया होगी पूरी चीज़ें अच्छे से, ठीक है। और क्वेश्चंस ले लेते हैं, और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अगर ये देखो, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 4x² + 5 अपॉन x² + 7, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो अब इसमें भी देखोगे ऐसा तो वेरिएबल एक जगह पे है नहीं। मैं थोड़े टफर साइड पे एग्जांपल करवा रहा हूँ, एकदम इजी वाले नहीं करवा रहा हूँ, वो आप कर लोगे, एक एक ये एग्जांपल देख के आप कर लोगे कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, अब वेरिएबल तो एक जगह बनाना पड़ेगा, तो क्या करोगे, तो आप न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर वाला टर्म बना लो, कैसे, जैसा कि इंटीग्रेशन में पढ़ाया था, 4x² + 7 कर लो, 4x² + 7 लिख लो, ठीक है। अब इसके कारण 4x² + 28 आया, है ना, 28 आया, -28 कर लो, क्योंकि 4x² था तो 28 तो नहीं था, और +5 कर लो, और उसको डिवाइड कर लो किससे, x² + 7 से। अब क्या होगा, ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा,
4 और ये पूरा इसके साथ डिवाइड होगा क्या, -23/x² + 7। बड़ा शानदार सा हमारा क्वेश्चन बन गया ये। क्यों? देखो इसको कैसे करते हैं सीखना, कैसे करते हैं सीखना। देखो देखो x की वैल्यू खैर इसमें दिया नहीं था, तो मान लो कि x बिलोंग्स टू r है। अगर यहाँ पे इनिशियली x दिया नहीं है ना, x क्या है, तो अगर नहीं दिया तो मान लो x बिलोंग्स टू r है, ठीक है, इनिशियली। तो देखो देखो मुझे पता था ये होने वाला है। देखो इनिशियली देखो, तो x बिलोंग्स टू r मतलब इन्फिनिटी से लेकर के -इन्फिनिटी तक है। स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर करो। तो आपको वैसे भी पता है कि एक्स स्क्वायर का टर्म कहाँ से कहाँ तक आता है, हाँ, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक आता है। ग्राफ याद होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। नहीं याद होगा तो याद करो, मैंने क्या बताया था कि अगर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है तो जीरो तो फिक्स हो जाता है, और इन दोनों में से जिसका स्क्वायर बड़ा होता है वो तो दोनों का स्क्वायर इनफाइनाइट ही होता है, तो ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर, अब 7 ऐड कर दो दोनों जगह पे। देखो न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले, तो 7 यहाँ बनेगा, यहाँ इनफाइनाइट ही रहेगा। अब ये 1 बाई में ये टर्म है, 1 बाई में है, तो इसको 1 बाई में कर लिया जाए, 1/x² + 7। अब देखो दोनों टर्म पॉजिटिव है, इनफाइनाइट भी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और मतलब पॉजिटिव की तरह कंसीडर करेंगे, और 7 भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होते तो फ्लिप कर जाता था। केस दिखाऊं? रुको दिखा रहा हूँ, रुको दिखा रहा हूँ, वरना आप मानोगे नहीं, कहोगे नहीं सर बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। अच्छा, अच्छा याद करो, अगर दोनों पॉजिटिव थे या दोनों नेगेटिव थे तो ये फ्लिप कर जाता था, याद है, अल्फा बीटा बिलोंग करता था पर ये फ्लिप कर जाता था। तो अब मान गया? यस सर, अब तो मानने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। नहीं है तो मान गया सर, तो मान गया तो गुड। तो क्या होता है, फ्लिप हो जाता है तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो को जाएगा नहीं, 1/इन्फिनिटी जैसे कुछ होता ही नहीं है, है ना, तो ये हटा दो, जीरो की तरफ टेंड करेगा, मतलब कि जीरो एग्जैक्टली नहीं हो सकता। 1/, ये जीरो तो नहीं हो सकता ना, बताओ। जीरो से ये थोड़ा बहुत अपने दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि इक्वालिटी हटा दिया, पर ये 7 हो सकता है। एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, 1/7 आ जाएगा, है ना। अब हमें क्या बनाना था, मुझे -23 मल्टीप्लाई करना था, तो -23 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो -23 कॉन्स्टेंट है, वो भी नेगेटिव, तो इनइक्वालिटी फ्लिप कर जाएगी, याद है ना। तो इनइक्वालिटी फ्लिप कर गई, तो क्या आ गया, ये पूरा ही फ्लिप कर गया, है ना। तो रुक जाओ, तो ये लेस देन जीरो आ गया, और ग्रेटर देन और इक्वल टू -23/7 आ गया। देखो इनइक्वालिटी पूरी फ्लिप कर गई। अब क्या, अब मुझे इसमें 4 का एडिशन करना है, तो 4 एक कांस्टेंट है, तो 4 -23/x² + 7 इज लेस देन 4 is greater than or equal to -23/7 plus 4. Dear students, set for the 28, 5 by 5/7 less than or equal to हमारा फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया था इज लेस देन 4। तो इसकी रेंज हम क्या बता सकते हैं, अब आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा शानदार सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन करोगे? और क्वेश्चन करवाऊं? एक और करोगे तो रुको, एक और कहीं से ढूंढ के करवाता हूँ। एक और कहाँ से करवाऊं आपको, एक और करोगे? एक और करवाऊंगा, रुक जाओ, कोई किताब निकालता हूँ कोई, और उसमें से एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। मैं सोचा था एक ही दिन भी लग रहा है, और करवा देता हूँ, कि जितना क्वेश्चन करवाऊंगा उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है। एक कोई अलग सा लेते हैं, देखो एक अलग सा है, देखो एक अलग सा है, इस तरह का क्वेश्चन मुझे चाहिए था। देखो क्वेश्चन है, देखना डरावना लगेगा, 1/1/, √/2 पाई sin−1x + 2। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा डरावना, पर आप कहोगे सर हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारे टीचर ने बहुत बेसिक से बता रखा है हमें, जो फंक्शन अलग से दिया है पहले उसको लिख लो, वहाँ एक्स लिखा रहता था, यहाँ sin−1x अलग से लिख लो। सर हमने सर में बेसिक फंक्शन की शुरुआत में बताया था कि ये यहाँ से यहाँ तक के बीच में लाई करता है। अब कैसे 2/पाई एक पॉजिटिव नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, 2/पाई बिल्कुल ही कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। फिर इसमें 2 एक कांस्टेंट का सब एडिशन कर रहे हो। अब तो आपका पेन बहुत तेजी से चल रहा होगा, आई होप सो। 3 और 2 का ऐड कर रहे हो तो क्या यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसका 1/, ले रहे हो, पहले तो 1/, ले रहे हो ना,
पहले रूट ले रहे हो, ठीक है? तो पहले इसका रूट ले लो, रूट ले लो। सब कुछ बता रखा है आपको, एक एक एक्सप्रेशन, कहाँ से कहाँ तक। देखो दोनों अगर पॉजिटिव थे तो सिंपली दोनों पे रूट लगा दो। अब 1/, में आ रहा है, 1/, में आ रहा है, तो 1/(1/2/π sin 1x+3). कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा देखो, दोनों पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी फ्लिप कर जाएगी, तो ये लेस देन इक्वल टू √1 1 ही होता है। डन, हमारा आंसर है। आसान है, अब आसान लग रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस मेथड से हम उब चुके हैं, अब हम इस मेथड को बंद करते हैं, अब हम पढ़ते हैं दूसरा मेथड, ठीक है? एक दूसरा मेथड पढ़ते हैं, मेथड 2, जो कि एक मेथड नहीं है, सच एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। क्वेश्चंस ऑफ द फॉर्म a sin x प्लस b cos of x। अगर ये कोई फंक्शन है, ठीक है, तो इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? तो इनकी रेंज आपको ट्रिग्नोमेट्री में रटवाया जाता है, वैसे आपको डेरिवेशन में आपने कर रखा हुआ है ना, a/√a² + b² करके इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो ना। तो इसकी रेंज हमेशा आपकी वेरी करेगी -√a² + b² से लेकर के +√a² + b² तक। ये है इसकी रेंज, ठीक है? ये चीज़ है इसकी रेंज, यस ये है इसकी रेंज। अब इसके लिए आपको कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत है? आपका आंसर है नो सर। अगर मैं कहूँ 3 sin x + 4 cos x + 7 की रेंज बताओ, तो आप कहोगे सर मैं पहले इतने से पार्ट निकाल देता हूँ, फिर 7 में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। तो 3 sin x + 4 cos x की रेंज क्या होगी सर? तो √a² + b² -5 से लेकर के और +5 तक होगी सर। और फिर मैं 7 ऐड कर दूंगा तो ये 2 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 12 बन जाएगा, और ये सर मेरा आंसर हो जाएगा। मैं इसको ऐसे घेरा बना दूंगा, नहीं घेरा नहीं बनाओगे, टिक करोगे, ठीक है? अब बताओ, ये चीज हो गई, इस पे और क्वेश्चन कराने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है, ट्रूली स्पीकिंग। इतने में सारे क्वेश्चन कर लोगे। मेथड 3 जानते हैं, ठीक है? मेथड 3 थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चंस ऑफ द फॉर्म y = ax + b/cx + d, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? सबसे पहली बात तो है कि हम इसकी रेंज और डोमेन दोनों पहले तो याद कर लेते हैं, फिर कैसे आता है वो देख लेते हैं, सारी चीजें हो गई, है ना? पहले तो इसकी रेंज याद कर लो कि रेंज इसकी होती है, इसकी रेंज होती है, ये इक्विवेलेंट का साइन है, रेंज होती है आर माइनस ए, r - a/c, और डोमेन होता है r -d/c, r - -d/c, ठीक है? मतलब इसका पहले हम तो अभी रेंज पढ़ रहे हैं ना, तो रेंज के लिए बस इतना समझ लो कि ऊपर के ए का कोफिशिएंट डिवाइड बाय नीचे के ए का कोफिशिएंट, इन दोनों का डिवीजन जो होता है, इसके अलावा बाकी सारे टर्म्स आएंगे। और रेंज में तो आपको पता ही है, रेंज डोमेन कैसे निकाला है, डोमेन में तो हमने ये कह दिया है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, cx + d शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी cx + d शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आया है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू d/c, तो सिंपली आ गया है। डोमेन तो बहुत आसान है, रेंज के लिए क्या किए हैं वो बात करेंगे, ठीक है? पहले तो याद कर लो, फिर बात करते हैं। देखो बात कुछ नहीं करनी है, एक बात ध्यान से सुनो। ये ग्राफ है किस चीज का? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है, जो कि अब मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ये ग्राफ कैसे बनाते हैं सीख लो, कुछ जाता थोड़ी है, सीख लोगे तो कुछ फायदा ही है, ठीक है? अब देखो, ये है हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है? पहले तो अब देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है देखो,
सबसे पहले हमें ऐसा कुछ करना है। इतने मच्छर हैं यार रात को। देखो सबसे पहले क्या करना है कि हमें ये डोमेन में नहीं है, मतलब डोमेन में क्या नहीं है, डी बाई सी आर माइनस, मान लो सब पॉजिटिव है, मान लो यहाँ कहीं डी बाई सी आ रहा है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले तो इस डी बाई सी को हटा देता हूँ एक परपेंडिकुलर लाइन के थ्रू, मतलब कि ये हमारा, एक सेकेंड, एक पार्शियल स्ट्रोक का ये, इस पे मैं ये मिटा दूं और ये मिटा दूं, और बीच बीच में मिटाता जाऊं, ठीक है, ताकि एक खूबसूरत सा हमारे पास डॉटेड लाइन आ जाए। यही मेरा तरीका है डॉटेड लाइन बनाने का, ठीक है। तो ये मैं कह देता हूँ ये चीज़ है, ये चीज़ का मैग्नीट्यूड ये है माइनस डी बाई सी, ठीक है। या फिर अब आपको समझ में भी आ रहा होगा, इसको रहने देता हूँ, लिखता नहीं हूँ कुछ, वरना ग्राफ नहीं दिखेगा। ये पॉइंट है हमारा, ये माइनस डी बाई सी, ठीक है। अब एक बात समझो, अब एक बात समझो कि देखो, अब हम इसमें एक चीज और बनाते हैं। देखो ये जो हमें पता चल गया कि यहाँ पर ग्राफ वैलिड नहीं ही होगा, ठीक है। तो डोमेन नहीं आया, मतलब कि डोमेन वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे दिखाया जाता है, मतलब कॉन्स्टेंटली इस लाइन पर कोई भी ग्राफ नहीं आना चाहिए, है ना। इस लाइन को टच नहीं करना चाहिए कोई भी ग्राफ, है ना, क्योंकि इस पे डिफाइंड ही नहीं है। अगर इस पॉइंट पर डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन, तो इस पॉइंट पर ऊपर में वाई एक्सिस में कोई लाइन आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है सर। अच्छा, रेंज कहाँ से देखते हैं, वाई एक्सिस पे देखते हैं। रेंज में मैं क्या कह रहा हूँ कि ए बाई सी नहीं आना चाहिए। अभी तो मैं आपको याद दिला दिया हूँ ना, ए बाई सी नहीं आनी चाहिए, तो नहीं आना चाहिए। सर ने कहा नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए। तो मैं ए बाई सी को ऐसे कट कर देता हूँ। ए बाई सी को भी मैं ऐसे कट कर सकता हूँ, कैसे, लेट्स से ए बाई सी यहाँ कहीं आ रहा है। ए बाई सी, ये देखो, देखो ये है हमारा ए बाई सी। यहाँ पे हम कुछ पार्शियल स्ट्रोक्स चलाते हैं, ये यहाँ पे, देखो ये हो गया हमारा अगेन, ठीक है, समझ गया, समझ गया। देखो ये पॉइंट है, अब ध्यान से समझना और सुनना, ये पॉइंट है ए बाई सी, ये पॉइंट है माइनस टी बाई सी। यानी कि ये ग्राफ ना तो इस लाइन को, ना तो इस लाइन को टच करेगा और ना ही इस लाइन को टच करेगा, क्योंकि अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि डी माइनस डी बाई सी वो डिफाइंड नहीं है, तो उसका, उसकी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए माइनस डी बाई सी। तो माइनस डी बाई सी पर वाई एक्सिस पर कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और अगर मैं कह रहा हूँ रेंज में ए बाई सी नहीं आ रहा है, तो इस लाइन को भी ग्राफ नहीं टच करना चाहिए, वरना तो ए बाई सी पर वैल्यू आ जाएगी। मतलब ग्राफ दो तरीके से बन सकता है। अब फाइनल बात ये रही कि ग्राफ दो तरीके से बन सकता है, ठीक है। अब सब कहोगे सर कौन सा दो तरीका है, तो दूसरी कोई पेन ले लेते हैं ताकि दोनों तरीका आराम से समझ पाओ आप लोग। देखो एक तो तरीका ये है, मतलब अगर ये दोनों को लाइन को नहीं टच करा तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, हमारी एसिम्प्टोट हो गई, पता है ना। जो इन्फिनिटी तक नहीं ग्राफ किसी को टच करता है वही एसिम्प्टोट है, ये भी एसिम्प्टोट हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो या तो ग्राफ यहाँ से होते हुए ऐसे निकल जाएगा, और यहाँ से और यहाँ से या तो ये ग्राफ बनेगा, है ना, either this one, or the graph will be something like let's say मैं uh, इस तरह से बनाता हूँ, या तो वो, ठीक है, और या तो, ठीक है, या तो ग्राफ ये वन सेट होगा, ये सेट वन है, ठीक है, सेट वन है, या तो ग्राफ ये वाला होगा दैट इज सेट टू, दोनों में से कोई एक होगा। अब बात आएगी कि कसर कौन सा होगा, ये वाला सेट वन होगा या सेट टू होगा। तो उसके लिए देखो एग्जैक्ट कोई तरीका है नहीं, ठीक है, सारा तो एजम्पशंस पे बना रहे हो, इसके बाद आपको एग्जैक्ट तरीका भी चाहिए। तो क्या सर हमें नहीं पता चल पाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, पता तो चलेगा। कैसे पता चलेगा, अरे मैं कोई एक पॉइंट रख दूंगा, मैं क्या करूंगा, सुनो देखो, मैं क्या करूंगा, इस रीजन में कोई एक पॉइंट उठाऊंगा, या फिर इस रीजन में कोई एक पॉइंट उठाकर यहाँ रख के देख लूंगा कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इस रीजन का कोई पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा, अगर इस रीजन का कोई पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। अगर मान लो आपका ग्राफ सेट वन बन रहा है, ठीक है, लेट्स से आपका सेट वन बन रहा है, ठीक, और आपने सेट टू में इधर इधर को कोई पॉइंट उठाया, तो आपको एक एब्सर्ड सा रिजल्ट आएगा, माइनस टू इक्वल टू थ्री, ऐसा कुछ।
मतलब आपको सिर्फ आप पॉइंट रख करके समझ जाना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये तो हुई गई ग्राफ की बात। अगर बात की जाए हमारे प्यारे से रेंज की, तो रेंज का फॉर्मूला ये है और डोमेन का फॉर्मूला ये है। इस दोनों के हेल्प से आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस करोगे? और क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। और क्वेश्चंस करवा, सिंपल क्वेश्चन करवाऊँ एक दो सिंपल करवाता हूँ जो कभी नहीं आएगा। जैसे मैं कहूँ कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, 2x+3 अपॉन एक्स प्लस 4, अगर मैं ऐसे पूछूं और आपसे पूछूं भैया रेंज बताओ डोमेन बताओ, आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इसी दिन के लिए पढ़ाया था आपने कि रेंज क्या हो जाएगी, आर माइनस ए बाई सी, टू और वन, 2/1, यानी कि क्या हो गया, R-2 हो गए। अगर मैं कहूँगा भैया डोमेन बताओ, तो डोमेन बताओ दोगे सर, मतलब R-4 कर दो सर, ये हमारी डोमेन आ गई सर, ये हमारी रेंज आ गई, क्वेश्चन हो गया सॉल्व सर, बेकार क्वेश्चन मत कराओ सर। मैं कहूँगा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ फिर एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ। तो एक अच्छा क्वेश्चन करो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 5x माइनस 6 अपॉन अपॉन वैसे क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक अलग क्वेश्चन की तरह से आएगा अभी, 2x² प्लस 7x माइनस 9, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है, आ गया तो करेंगे ही सर, भागेंगे थोड़ी, और किया जाए। अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आप देखोगे तो क्या कहोगे सर, मुझे अब तक आपने कुछ बताया तो नहीं इससे रिलेटेड, तो मैं एक काम करता हूँ ऊपर वाले को फैक्टराइज कर देता हूँ। तो x² प्लस कैसे कर लोगे आप इसको, 6 है तो 6x माइनस 6, नहीं नहीं गलत हो गया ना, नहीं सही तो है, 6 अपॉन सर, अपॉन में सर डिवीजन में मैं कर लूंगा, मैं डिवीजन में क्या कर लूंगा, 9 टू 18 है, दिख ही रहा है, 2x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 9, तो ये ऊपर में क्या आएगा, x माइनस x प्लस 6 आ जाएगा, और मतलब x-1, और यहाँ पर x+6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, इधर देखोगे तो क्या 2x, x कॉमन लोगे तो 2x+9 आएगा, और x-1 आएगा, यानी x-1। और डियर स्टूडेंट्स, मैं हजार बार बोल चुका हूँ ये चीज़, अगर अभी भी आप ऐसा करते हो तो फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप ऐसा कहो कि मैं ऐसे ऐसे काट दूं, ऐसे ऐसे मैं काट दूं, और मैं सीधा सीधा लिख दूं सर x+6 अपॉन 2x-9, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये सरासर गलत है, गलत है। जब भी आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कोई चीज़ कट करते हो तो इसके साथ एक कंडीशन तुरंत आती है, दैट वो वैल्यू इक्वल टू जीरो पर कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, मतलब x शुड नॉट इक्वल टू 1। जो चीज़ कट कर रहे हो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में वैसे भी समझ रहे हो कि x-1 है, ये डिनोमिनेटर में 1 अगर आ जाता तो ये जीरो हो जाता, तो x 1 के बराबर तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, x+6 अपॉन 2x-9, क्या ये फंक्शन है, नहीं, कॉमा एक और चीज है, दैट x इज नॉट इक्वल टू 1। अब आपको बोलूंगा मैं कि सर रेंज निकालो, आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो आप, मजाक कर रहे हो आप, तुरंत कहोगे सर R-1/2 ही तो होगा सर, और भी कुछ डिफरेंस आएगा क्या, यही रेंज होगा सर। अगेन आंसर इज नो, क्योंकि ये रेंज तब आता था जब हमारे पास डोमेन क्या होता था, R-9/2, मतलब इसको देखो 9/2 होगा तो ये जीरो हो जाएगा, पर अब डोमेन क्या है पता है, R-9/2 -1 भी है, डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपने ग्राफ याद रखा होगा, अब आप सोच रहे होगे कि सर आप कह रहे हो 1 भी डोमेन में ही है, तो मतलब आपका कहने का क्या है कि f(1) क्या है, f(1) क्या है, f(1) होगा 1+6 दैट इज 7 अपॉन 2-9 दैट इज -7, इट इज -1। तो सर आपके कहने का मतलब है कि -1 भी नहीं होगा, तो आपके कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर -1 लिख दूँ। पर सर एक बात बताओ, आपने तो सिर्फ यहाँ चेक किया है, हो सकता है कि डोमेन की किसी और वैल्यू के लिए, हो सकता है कि डोमेन की किसी और वैल्यू के लिए रेंज में -1 आ रहा हो, तो सर आपकी थ्योरी तो गलत हो जाएगी। आपने कहा कि सर रेंज, देखो फिर से सुनो, आपने कहा सर कि रेंज में ये नहीं आना चाहिए था पहले,
तो उसके करस्पॉन्डिंग ये आंसर आ रहा था। पर अब रेंज में ये भी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये आंसर आ रहा है। पर सर एक बात मुझे बताओ कि -1 तो किसी और वैल्यू पे भी आ सकता है। माना रेंज में डोमेन में 1 नहीं है, पर -1 वैल्यू जो है किसी और पे भी आ सकती है। तो मेरा आंसर होगा कि बच्चा थोड़ा सा आओ ऊपर और थोड़ा ग्राफ देखो। ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखो तो या तो सेट ए होगा या तो सेट बी होगा। दोनों ही ग्राफ अगर आप ध्यान से देखो तो वो कैसा है, 1 1 है। 1 1 का क्या मतलब है कि x के किसी एक वैल्यू के लिए y पर एक ही वैल्यू मिलेगी। या फिर और क्या कह सकते हो कि मतलब जो कोडोमेन में वैल्यूज हैं वो 2x के लिए सेम वैल्यूज नहीं आ सकते। या फिर और क्या कह सकते हो कि अगर हमारा ग्राफ है इस पे हम कोई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए, तो वो इस ग्राफ को दैट शुड नॉट कट मोर देन वंस। तो हाँ, आप कोई भी लाइन खींच करके देख लो। अगर हमारे पास एक सेट ऑफ ग्राफ है 1 या 2, तो कोई भी लाइन खींच लो वो एक ही बार कट करेगी। मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स कि एक एक्स की वैल्यू के लिए एक ही एक्स की यूनिक वैल्यू आएगी। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ यूनिक एक्स वी आर हैविंग अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर भी r -1/2 -1। ये हो गया सही तरीका लिखने का। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन इसमें भी कर लिया। अब क्या किया जाए, सी इट्स ऑलरेडी 56 मिनट्स। ठीक है, हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ा, बेसिक मैनिपुलेशंस पढ़े है ना। रेंज के हमने टोटल में 3 तरीके पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वो पढ़ना है, कॉम्पोजिट फंक्शन का पढ़ना है, और हमारा ए एम जी एम वाला पढ़ना है। 4 तरह और पढ़ने हैं, 4 टाइप्स और पढ़ना है। ठीक है, तो ये 4 टाइप will continue in the next video. Thank you so much everyone for watching this video. I hope so you people enjoyed it, you people understood it. If you are having any problem, any query related to this video or anything else, you can just comment under this video. Fine. And I hope so you people really enjoyed the video. I enjoyed making it. Fine. Thank you so much everyone for today's class. We'll meet again in the next video with more like with method 4 of range calculation, and that is substitution. Bye bye dear. Thank you so much. Thank you. Good night.